टीजीटी भर्ती जब से आई है तब से विवादित रही है। 1 महीने के अंदर अपनी गलती इन्होंने सुधारी, लेकिन जब तक ये गलती ये सुधारते इतने में दूसरे मामले में इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। जल्दबाजी ना करें, आज नहीं तो 10 दिन, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद में नौकरियां मिल जाएगी। भर्ती रोको गैंग सरकार खुद है। मनोहरलाल खट्टर ने कहा था एक माननीय जज के बारे में बाकायदा कि एक जज का दिमाग खराब है, उसका ठिकाने पे लाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब कोर्ट में तो 5 लाख मुकदमे हैं। अब ये थोड़ी ना कि सारे के सारे गैंग ने डाले हुए हैं। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। नौकरी की सीरीज में आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम स्पेशली टीजीटी की बात करेंगे। सीईटी को लेकर मामला जब कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो सुनवाई कब से शुरू होगी, इस पर भी बात करेंगे। और ग्रुप डी की जो 3000 भर्तियां रुकी हुई हैं, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, उस पर भी बात करेंगे। रविंद्र सिंह जूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के केसेस जो हैं इनके पास हैं और स्पेशली हम इनके साथ चर्चा करते हैं। डूल साहब, मैं आज टीजीटी पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब हमने अपना पहला वीडियो शूट किया था तो एक सुमन लता करके दर्शक थी, उन्होंने लिखा कि टीजीटी भर्ती के लिए भी आवाज उठाइए प्लीज मैम। तो सुमन लता जी का सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ कि टीजीटी भर्तियों का विवाद है क्या? देखिए जीनत, टीजीटी भर्ती जब से आई है तब से विवादित रही है, और इसे विवादित किसी कैंडिडेट ने नहीं बनाया, इसे विवादित बनाया कमीशन ने स्वयं। इसको विवादित किया कमीशन ने खुद। ठीक है, अब हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। ये रिक्रूटमेंट निकली थी 2022 में। पहले 2022 में जब ये रिक्रूटमेंट निकली तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, उस रिक्रूटमेंट को वापस लिया। रिक्रूटमेंट को वापस लेकर के इसे 2023 में दोबारा से एडवर्टाइज किया गया। ठीक है, 2023 में जब इसे दोबारा एडवर्टाइज किया गया जीनत, तो उस समय पर उससे कुछ दिन पहले इन्होंने रूल्स को बदल दिया हरियाणा सरकार ने, और रूल्स को बदलने के बाद में दोबारा इसे एडवर्टाइज किया गया। जब ये सेकंड टाइम एडवर्टाइज की गई तो उसमें एक बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन आ गई। कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी क्या थी कि जो हरियाणा में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, STET जिसे बोलते हैं, उसकी मान्यता 7 वर्ष की होती है, 7 ईयर्स। ठीक है, तो 7 साल के बाद में वो समाप्त हो जाती है उसकी मान्यता। तो चूंकि 2022 तक कैंडिडेट्स के जो सर्टिफिकेट्स थे वो वैलिड थे, दिसंबर 2022 तक, क्योंकि दिसंबर 2015 के अंदर उनका रिजल्ट आया था STET का। ठीक है, हुआ क्या, 2023 में जब ये री एडवर्टाइज हुई तो उस समय तक ये सब के सब सर्टिफिकेट इनके इनवैलिडेट हो गए। तो कमीशन ने गलतियां स्टार्ट की वहां से। जब कमीशन ने सरकार के आग्रह पर भर्ती को तो वापस लिया और दोबारा से री एडवर्टाइज किया, लेकिन सरकार से ये आग्रह नहीं किया कि आप जो STET की मान्यता है उसे बढ़ाने का काम करें, ताकि उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जा सके जो कैंडिडेट्स पहले पुरानी भर्ती के अंदर जिन्होंने आवेदन दिया था। इसकी जगह कमीशन ने क्या किया, अपने लेवल पे एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस रेजोल्यूशन के बेस पे कमीशन ने कैंडिडेट्स को कंसेशन दे दी कि वे कमीशन 2015 वाले सभी सर्टिफिकेट्स को वैलिड मानता है इस भर्ती के अंदर, जबकि कमीशन के पास ये अधिकार नहीं था। क्योंकि वैलिडेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ाना सरकार का काम हो सकता है, कमीशन का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कमीशन ना तो वो टेस्ट कराता है, ना ही कमीशन का उससे कोई लेना था ना कोई देना था। भर्ती का विवाद स्टार्ट हुआ यहाँ से। भर्ती का दूसरा, आपकी आवाज नहीं आ रही जीनत, शायद म्यूट है। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक। तो भर्ती का जो दूसरा विवाद स्टार्ट हुआ वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स में था। जब इनका पोर्टल खुला तो पोर्टल के अंदर टेक्निकल ग्लिच थी बहुत जबरदस्त। तो उस टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को क्लेम नहीं कर पाए मई 2023 में, जब ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो ठीक है, पोर्टल खुला, स्पेशल खुला उसे एरर को करेक्ट करने के लिए, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पाए। मामला कोर्ट में आया, कमीशन हारा। तो अब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिन्होंने टीजीटी की भर्ती को लेकर के कोर्ट में केस डाला। उनका ये कहना था सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मार्क्स में एक्सपीरियंस के नंबर भी जुड़ते थे। तो उनका ये कहना था कि सरकार जो कमीशन जो है और सरकार जो है
सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो एक्सपीरियंस के नंबर है वो केवल सरकारी स्कूल में काम किए हुए अध्यापकों को दे रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है, जिनको सरकार से एड मिलती है, उनको नहीं दे रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट में सरकार ने अपने लेवल पे स्वयं से स्टेटमेंट दे दी, महाधिवक्ता ने, कि भाई हम इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, सरकार के पास ये मामला जांच के लिए आया हुआ है, सरकार इस मामले पर अपना काम कर रही है, और क्या इन प्राइवेट स्कूलों को हमने नंबर देने या नहीं देने हैं उसके ऊपर सरकार अभी निर्णय लेगी। तो सरकार ने कुछ तय करा दिया भर्ती को, समझिए। यह था अगस्त 2023। अब सितंबर 2023 में क्या होता है, अगस्त 2023 के बाद में सितंबर 2023 में एक अन्य केस जो है हाई कोर्ट के अंदर जाता है। वो ये 2015 की STET की वैलिडिटी को लेकर के जाता है, जिसमें कैंडिडेट के द्वारा ये आग्रह किया जाता है कोर्ट में कि कमीशन के पास इसकी वैलिडिटी जो है बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, STET के सर्टिफिकेट। ठीक है। उस सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी कि जी अगले डेट तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार ने 2 बार किया ये काम कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अब होता क्या है कि जो पहला केस था एक्सपीरियंस वाला, उसमें महाधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में अगली डेट पे ये स्टेटमेंट दी जाती है कि हमसे गलती से पिछली डेट पे स्टेटमेंट दे दी थी हमने कि भी सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है, जबकि कोई भी मामला विचाराधीन नहीं था, इसलिए इस स्टेटमेंट को वापस लिया जाता है। अब समझिए, 1 महीने के अंदर अपनी गलती इन्होंने सुधारी, लेकिन जब तक ये गलती ये सुधारते इतने में दूसरे मामले में इन्होंने स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, रिजल्ट रुक गया। वो दिन था, आज का दिन था, सितंबर अगस्त 2023 से 2024 का जुलाई आ गया है, अभी तक जो है TGT का रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला। ठीक है। पहले इनके पास में ये जस्टिफिकेशन थी कि भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स में भी मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट उसके ऊपर क्या करेगी उसके बाद में हम निर्णय लेकर के उसके हिसाब से हमने रिजल्ट तैयार है, हमें केवल बटन दबाना है। कमीशन की तरफ से दावे किए गए। जब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मामला भी चला गया, जब कैंडिडेट्स ने कहा कि जी 5 नंबर हट गए तो अपने रिजल्ट निकाल दो, आपको क्या दिक्कत है, तो कमीशन ने नई जस्टिफिकेशन लेकर के आ गया, ये देखो जी हमने तो कोर्ट में स्टेटमेंट दे रखी है, रिजल्ट स्टे है, हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक ये मामला कोर्ट से क्लैरिफाई नहीं होता। तो अब कैंडिडेट्स ने कमीशन से आग्रह किया जाकर के कि जी आप एप्लीकेशन लगा दें। कमीशन की तरफ से के जो अधिकारी थे वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे ओपन में सलाह देते घूम रहे हैं कि जी आप कोर्ट में वकील करिए, हाई कोर्ट में फलाना वकील को कर लो और उसके थ्रू जो है एप्लीकेशन लगा लें, हम कोर्ट में स्टेटमेंट दे देंगे कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया इस इन बिटवीन, कमीशन ने जो मूर्खता कर दी थी ना STT सर्टिफिकेट वाली, सरकार ने उस सर्टिफिकेट वाली मूर्खता को भूल सुधार करके अब सरकार ने उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया। अब तो लीगलाइज हो गया STT का सर्टिफिकेट जब सरकार ने इसको कर दिया। ठीक है। अब सरकार ने इसको कर दिया तो कमीशन यदि ये जानकारी कोर्ट के आगे दे कि जी सरकार ने जो है इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया, अब कमीशन के ऊपर कोई मामला नहीं, अब ये मामला खत्म माना जाए क्योंकि हम STT 2015 के सर्टिफिकेट को अब वैलिड मानते हैं। लेकिन कमीशन ये एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार नहीं है, सरकार एप्लीकेशन लगाएगी नहीं। कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है कि निजी वकील कीजिए, बाकायदा 1-2 वकीलों के नाम बताए गए हैं कि फलाना को वकील कीजिए और उसके बाद जाइए, तब जाकर के आपके मामले का समाधान होगा। फिर तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि शायद इंटेंशन की समस्या है। इस पूरे में साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना होता है, फैमिली सफर करती है और व्यक्ति की एज जाती है, तो ये तो मतलब ये तो इट सीम्स लाइक क्राइम, ये तो अपराध लगता है। 7149 पोस्ट केवल कमीशन की और सरकार की और महाधिवक्ता कार्यालय की मूर्खता के कारण कोर्ट में फंसी हुई है। तो इनकी ज्वाइनिंग फिर कब होगी सर, होगी कि नहीं होगी? कमीशन चाहे तो कल एप्लीकेशन लगा दे, 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन कमीशन एप्लीकेशन नहीं लगाता है तो निजी वकील को जाना पड़ेगा। अब कोई निजी वकील जाएगा, मेरी जानकारी के अनुसार कमीशन के कुछ अधिकारियों की सजेशन पे एक वकील को कर लिया गया है, तो वो एप्लीकेशन लगाएगा। अब देखते हैं कब एप्लीकेशन लगेगी, उसके ऊपर कोर्ट की क्या रहती है टिप्पणी। अच्छा, मतलब कैंडिडेट्स को कहा गया कि आप अपना पर्सनल वकील करें, वकील मतलब वो जॉब में नहीं है बट वो जाके लॉयर कर ले।
जीनत, वकील करने के लिए नहीं कहा गया, बाकायदा वकील का नाम बताया गया है कि इस वकील को करिए तब आपके मामले का समाधान होगा। रीजन कोई सेटिंग है इंटरनली, मतलब एक आम इंसान होने के नाते तो मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि अच्छा पहले से सेटिंग होगी, दलाली चल रही होगी तभी नाम सजेस्ट किया गया, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ऐसा होता है, सच में ऐसा हो मेरे रहा पास में एविडेंस, आई हैव एविडेंस, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एविडेंस है बाकायदा इनके टीजीटी के ग्रुप्स के। टीजीटी का ग्रुप परसों मिला है आकर के कमीशन में, आकर के परसों संडे को मिले हैं। संडे को मेरे को कंफर्म जानकारी है, संडे को टीजीटी का ग्रुप कमीशन में गया है। कमीशन में जाकर के कुछ लोगों से मुलाकात की है, उनका नाम मैं कोट नहीं करूंगा, मुझे पता है किन से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने बाकायदा उनको एडवोकेट का नाम सजेस्ट किया है और ये कहा है कि इसको वकील करिए अगर आपको इस मामले का समाधान करना है। तो वो लोग मेरे से पूछ करके गए थे कि भाई ढुल साहब आपसे मिलने के लिए आना है, तो वहां से ये भी सजेस्ट किया गया रविंद्र ढुल साहब तो कांग्रेसी हैं, उनको तो वकील बिल्कुल भी मत करना। अच्छा, संडे के दिन ये मीटिंग हुई है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब संडे को होती है मतलब मीटिंग, संडे के दिन मीटिंग हुई है। आई हैव एविडेंसेस। इट साउंड्स सो सरप्राइजिंग। एक और कमेंट आया था मेरे पास, वो ये था कि 2019 के बाद एचएसएससी की सभी भर्तियों के रिजल्ट को रिवाइज करो। हाँ, ये मांग कर रहे हैं, ये क्यों, ये भी बताइए। जीनत, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके कारण से लोगों के बहुत बार बार फोन आते हैं। अब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हरियाणा में इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2018 से स्टार्ट हो गया था और 2018 से 2024 तक ये लगातार चला है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि 50-60 हजार तो मेरे हिसाब से इन बिटवीन नौकरियां, शायद ज्यादा भी हो, नौकरियां हैं जिसके अंदर ये बेनिफिट लोगों को अकॉर्ड किया जा चुका है। 5 से 6 साल में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म भी हो चुके हैं, परमानेंट भी हो चुके हैं। अभी एकदम से इसे जब क्वाश किया गया इस क्राइटेरिया को असंवैधानिक बता करके, तो बच्चों में ये पैनिक क्रिएट हो गया कि 2019 के बाद की तो सभी भर्तियां सीईटी में, वो तो उड़ी गया वहां। तो ये बच्चों में पैनिक क्या है कि 2017 से 2019 के बीच में जो भर्तियां हुई थी, क्या उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि किसी भी रिक्रूटमेंट को चैलेंज करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 6 माह के अंदर एक आदर्श समय है जिसमें आप किसी भी रिक्रूटमेंट को चैलेंज कर सकते हैं पहली बार। ठीक है, 6 माह। तो अब 6 माह तो नहीं रहे, अब वो हो गए 6 साल। करेक्ट, 6 माह तो नहीं रहे, 6 साल हो गए। तो अब दूसरी जो चीज है वो ये कहती है कि इस प्रकार की जजमेंट्स भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की हैं इस मामले में कि जब चीजें सेटल हो जाती है तो उसको अनसेटल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब चीजें परमानेंट हो गई, परमानेंट फाइनलिटी अटेन कर गई, चीजें लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में आप जो है ये क्राइटेरिया जैसी चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते। आप क्राइटेरिया को चैलेंज कब कर सकते हैं, जब आपने क्राइटेरिया में पार्टिसिपेट करने से पहले आप कोर्ट में आ गए और आपने कहा कि मुझे इस क्राइटेरिया से आपत्ति है। You cannot challenge the rule of games when you have already participated in the game. खेल के मैदान का सीधा सा रूल है कि आप जब खेल के अंदर जाते हो तो नियम तय होते हैं, उन नियमों के अनुसार आप खेलते हैं। यदि आप उन नियमों को चैलेंज करना चाहते हैं तो खेलने के बाद चैलेंज नहीं करेंगे, खेल शुरू होने से पहले या खेल के दौरान चैलेंज करेंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो ऐसे में जो 2019 से पुरानी भर्तियां हैं वो विदाउट एनी क्वेश्चन सेफ है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा पैनिक है। कारण क्या है कि वो वकीलों के पास में, अलग अलग के पास में दौड़ रहे हैं। अब कोई वकील कह देता है कि भाई फीस दे दो, मैं डाल दूंगा। तो इस तरह की चीजों से मेरे हिसाब से कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि कोई कोर्ट में भी आएगा मामला, सूनर और लेटर वो जाकर के खारिज हो जाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज इतनी ज्यादा है इस मामले में कि भी आप जो है इसको क्राइटेरिया को पुरानी भर्तियों के अंदर कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बच्चों को पैनिक नहीं होना चाहिए, वो सेफ हैं पूरी तरह से, किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं आएगी जहां तक मेरी कानूनी समझ है। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये तो समझ में आ गया, टीजीटी जो है वो ये सारी भर्तियां इंटेंशन पे टिकी हुई हैं, कमीशन का जो आपने जिक्र किया, मतलब मैं इजी वर्ड्स में यही समझी। अच्छा, ग्रुप डी को लेकर भी एक जानकारी थी, 3000 पोस्ट है और रिजल्ट पेंडिंग है, वो क्या है सर, वो भी एक बार समझाइएगा।
हाँ जिन्नत, वो क्या था मामला, जब ग्रुप डी की जब टोटल पोस्टें आई थी ना, तो उसमें क्या हुआ इनकी तरफ से कि क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मामला पेंडिंग था, तो इन्होंने कुछ ऐसे रोल नंबर्स निकाले जो कि इस बेनिफिट के साथ में ही सेलेक्ट हो रहे थे, विदाउट ये बेनिफिट सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, उतनी पोस्टें कमीशन ने वैकेंट रख ली। कमीशन ने इसलिए वैकेंट रख ली कि यदि कल को मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अपहेल्ड होता है, मतलब कि कोर्ट ये कह देती है कि ये कानूनी है, फिर तो हम ये नंबर दे करके उन 2-3 हजार लोगों को तुरंत ज्वाइन करा देंगे जिनके इनके पास में नाम पहले से मौजूद है, ठीक है। और यदि अदरवाइज हो गया कि भी कैंडिडेट कि भाई इसके अंदर जो है इन 2-3 हजार की जगह पे यदि कमीशन, यदि कल को ये क्राइटेरिया उड़ गया, कोर्ट ने इसको उड़ा दिया, तो उसके हिसाब से जो लोअर मेरिट वाले जो लोग हैं 2-3 हजार, उनको हम ज्वाइन करा देंगे। तो इसलिए ये पोस्टें खाली रखी गई थी, और इस पोस्टों को खाली रखने का जिक्र बाकायदा रिजल्ट के अंदर किया गया है। डायरेक्ट एविडेंस उसके अंदर रिजल्ट के अंदर डाला गया है, लिखा गया है बाकायदा कि जी आप जो है इसके अंदर कोई भी ये हम रिजल्ट जो है इस मामले के बाद में निकालेंगे बाकी पोस्टों का। अब वो मामला तो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार आ गई, तो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से सरकार आ रही, तो 24 जून से अब जो है कितनी जुलाई आ गई, 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है। तो बहुत सारे बच्चों में पैनिक है, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। 10 से ज्यादा मैसेज तो अभी मेरे पास मौजूद है, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। तो ये कंफ्यूजन बच्चों में बहुत ज्यादा है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ग्रुप डी के अंदर भी टेक्निकल ग्लिच था पोर्टल में, इनके सभी पोर्टल खराब है पोर्टल की सरकार में, तो ग्रुप डी के पोर्टल में भी टेक्निकल ग्लिच था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की कैटेगरीज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। कमीशन उस डाटा को एग्जामिन कर रहा है, और जहां जहां उनको ये लग रहा है कि ये जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं जो किसी भी एरर की वजह से, कमीशन के इंटरनल एरर की वजह से रह गए, उन सब लोगों को के डॉक्यूमेंट्स को चेक करके बहुत जल्दी ये रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। जल्दबाजी ना करें, आज नहीं तो 10 दिन, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद में नौकरियां मिल जाएंगी। मैं तो आप टीजीटी पर ही शायद सीएम को सुन रही थी, टीजीटी पे थे, तो वो कह रहे थे कि ये भर्ती रोको गैंग है, और जैसे कोई भर्ती होती है, कांग्रेस प्रायोजित है, तो वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में लेके। तो ये एक आपके लिए पॉलिटिकल सवाल है, हालांकि मैं डिस्कशन कर रही हूँ, यू आर लॉयर, सो दैट्स वाई कि एक मैं लीगल टर्म्स भी समझ सकूं, इंफॉर्मेटिव, बट ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था, तो मुझे लगा कोट कर दूं। और कल हाउस में भी दीपेंद्र हुड्डा भी जॉब्स को लेकर कहते 45 इयर्स में सबसे बुरा समय है ये जॉब्स को लेकर, एंड स्पेशली हरियाणा जो है अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हो गया है। बट सैनी साहब तो कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रायोजित है, एजेंडा है ये भर्ती रोको गैंग। ये 2017 से मुझे भी कहते हैं, ये आज से नहीं, पिछले 7 साल से मेरे ऊपर डायरेक्ट जो है आरोप लगाते रहे। सुभाष बराला जी ने मेरा नाम कोट करके कहा, मनोहर लाल खट्टर ने जब मुख्यमंत्री होते मेरा नाम डायरेक्ट कोट किए बिना जो है मुझे इशारा करते हुए कहा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे समय आए जब इनके बड़े बड़े नेताओं ने कोट किया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की फलाना है। एक तो महापुरुष थे, इसके भाजपा के विधायक हुआ करते, प्रवक्ता थे, उन्होंने एक टीवी चैनल की डिबेट में मेरे साथ में बैठ करके कह दिया था कि आप तो वकालतनामे जेब में लेके घूमते हो, जहां कैंडिडेट मिल गया उससे साइन कराया और भर्ती रोक दी। तो इस प्रकार की चीजें भी, जवाहर यादव जी को तो मैंने लीगल नोटिस भी दिया बाकायदा डिफामेशन का, जब उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने का काम किया। तो इस प्रकार की चीजें ये करते रहते हैं, एक नैरेटिव ये सेट करना चाहते हैं जनता के अंदर कि हम तो भर्तियां करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इनको जो है रोकना चाहता है। मैं इनको बताने का काम करूं, 21 साल का तजुर्बा है मेरा खुद का, स्वयं का भी। उस तजुर्बे के दौरान इनेलो की भी सरकार रही, तब भी भर्तियां चैलेंज की गई, जब भाजपा की सरकार रही तब भी भर्तियां चैलेंज की गई, और जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी भर्तियां चैलेंज की गई। तो भाई मेरा काम एज ए लॉयर मेरे क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में खड़ा होना रहता है, ना कि मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ। अब क्लाइंट को यदि समस्या हो रही है तो कोर्ट में तो आएगा ही। अब कोर्ट में तो 5 लाख मुकदमे हैं, अब ये थोड़ी ना कि सारे के सारे गैंग ने डाले हुए हैं, कोर्ट के अंदर 50 से ज्यादा जजेस हैं।
तो इसका मतलब जो भर्तियां रोकते हैं, जो जजेस जो भर्तियों के ऊपर स्टे देने का काम करते हैं, इसका मतलब वो भी गैंग के मेंबर है। यही तो कारण है, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था एक माननीय जज के बारे में बाकायदा कि एक जज का दिमाग खराब है, उसका ठिकाने पे लाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की टिप्पणियां जब इनकी तरफ से भद्दी और बेहूदी की जाती है, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए की जाती है, जबकि इनका भर्ती रोको गैंग कमीशन खुद है, HSCC खुद है। अभी मैं HPSC का वेटनरी सर्जन का के मामला तैयार कर रहा हूँ पेपर लीकेज का। मेरे पास में 15 ऐसे कैंडिडेट्स के रोल नंबर मौजूद हैं जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको जो है पेपर मिला और उन्होंने अटेम्प्ट किया, सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। तो इस प्रकार की चीजें जब होती हैं तो वो भर्तियां रोकने का काम यदि कोई करता है तो सरकार करती है। अब TGT की भर्ती के अंदर मैंने आपको एविडेंस दे दिया, सरकारी वकील और सरकारी अधिवक्ताओं के अलावा इस भर्ती को रोकने का किसी ने काम ही नहीं किया। कमीशन की मूर्खता से इन्होंने किया। कमीशन को ये पता नहीं है कि आपके पास रेजोल्यूशन पास करने का अधिकार नहीं था, कमीशन को ये पता नहीं है कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से ये चीज बाहर की चीज थी। तो आप वही चीज करिए ना जो कानूनी है। ये बेवकूफाना चीजें क्यों करते हैं जो गैर कानूनी होती हैं, जाकर के कोर्ट में जो फंस जाती हैं। अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते? तो भर्ती रोको गैंग सरकार खुद है, ये भर्ती रोको नहीं, भर्ती बेचो गैंग है। अपनी मन मर्जी से बेचते हैं, जहां रेट लग जाता है वहां बेच देते हैं, बाकी जो है संभाल करके रख देते हैं कि इनको मौका आने पर इनको बेचा जाएगा। लेकिन ये तो वो वाली सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के काम करती है, तो ये तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मैंने आपको एक सप्ताह पहले दिए इंटरव्यू के अंदर कितना डिटेल में बताया था कि इनकी सभी रिक्रूटमेंट्स के अंदर जहां जहां भी घपले हुए, जहां जहां भी गड़बड़ हुए, मेरे पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस मौजूद हैं। समय आने पर जब इनकी सरकार जाए, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करने का काम किया, ज्यादा डिटेल में मैं बता दूंगा तो उस रिकॉर्ड के लिए 7वीं टेम्परिंग कर दी जाएगी, क्योंकि क्लर्क रिक्रूटमेंट के दौरान इन्होंने ऐसा ही किया। लगभग 1400-1500 OMR इन्होंने गायब कर दी जब इनको पता लगा कि इनकी चोरी पकड़ी गई है कि आप OMRs को जो है बदलने का काम कर रहे थे कमीशन के अंदर। ठीक है, तो वो चीजें उन्होंने बचा ली। तो ज्यादा डिटेल में इनका बताना जो है, इनको इनके संज्ञान में चीजें लेकर के आने के बराबर है, जिसमें ये रिकॉर्ड के साथ में टेम्परिंग कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्ड इनके पास है, इनकी कस्टडी में। हाई कोर्ट के आदेश पे एक कमेटी के अंदर तो मैं मेंबर रहा हूँ, हेड रहा हूँ, और मैंने खुद इनकी एक रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड जो है चेक किया था। इतने भारी लेवल पे अनियमितताएं थी उसके अंदर, मैं क्या ही बताऊं जिन्हें। वो रिकॉर्ड सील्ड कवर में लेकर के आया गया था। अब मुझे पता नहीं एंटी करप्शन ब्यूरो से वो बाहर निकाल दिया गया या नहीं निकाल दिया गया। बहुत भारी भारी अनियमितताएं इनके रिकॉर्ड के अंदर है, उनको हम लेकर के आएंगे। मैंने आने वाली सरकार को मैंने केवल ब्रीफ करना है कि जी ये रिकॉर्ड निकलवा लो, आपको पता लग जाएगा। एक सवाल और, ये जो 12,500 कैंडिडेट्स हैं अपने, अब मामला तो आप जानते हैं सरकार को झटका लग चुका है, सुनवाई कब है इस मामले में? कुछ राहत हमारे CET वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए? देखिए, ये भी एक क्वेश्चन लगातार लोग मेरे से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे, कमेंट भी आएंगे। मैं इनको बता दूं, माननीय माय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जिनके पास में रिव्यू डाली गई है, वो इस समय विदेश में है। एंड एज पर माई एक्सपेक्टेशन वो 15 या 16 तारीख को इंडिया आ रहे हैं। वो 15 या 16 को जब इंडिया आएंगे, उनके इंडिया आने के बाद ही रिव्यू की सुनवाई होगी, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये CET वालों के लिए हो गया कि जज साहब छुट्टी पर हैं, 15-16 तारीख को आएंगे, तब सुनवाई होगी। और TGT वालों के लिए एक लाइन में अगर आपको मैसेज देना हो तो TGT वाले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं TGT को लेकर भी, हालांकि मेरे पास हरियाणा पुलिस को लेकर भी है, बिजली निगम के SDO को लेकर भी है, तो उस पर भी मैं बाद में बात करूंगी अगले एपिसोड्स में। लेकिन ये TGT वालों को अगर आप एक लाइन में कहना चाहें, या तो उस व्यक्ति विशेष को जाकर के कहें जिन्होंने एक महानुभव वकील को एंगेज कराने के लिए कहा है कि भी आप जो है खुद एप्लीकेशन लगवा दे भैया। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि गवर्नमेंट ने कि भी इनकी मान्यता को जो है एक्सटेंड किया जाता है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो रेजोल्यूशन को प्लेस ऑन रिकॉर्ड कर दे, कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांग ले। इसके अंदर आप कमीशन चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर इसको जो है सोल्व कर सकता है। हाँ, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो कि भाई किसी वकील की कमाई हो जिसको कोई लोग आपस में बांट लें, वो इस प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष मेरे मित्र हैं, तो उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं सर। लेकिन स्टूडेंट्स की तो लाइफ का सवाल है ना, जो कैंडिडेट्स हैं, दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कोई बात नहीं, दे आर
दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। आपके माध्यम से मैं उनको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जो है हर जगह अच्छी नहीं होती, कम से कम कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर लाइफ का सवाल है ना इन कैंडिडेट्स के, इनकी फैमिली इनको के। पता नहीं है ना, इनको दे आर लिस्ट बोदर्ड अबाउट लाइफ। अगर लाइफ के बारे में बोदर होते तो ये 2023 के अंदर, अगस्त के अंदर एक कोर्ट के सामने झूठी स्टेटमेंट देने की, गलत स्टेटमेंट देने की मूर्खता नहीं करते। तो कहीं तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना सर। सॉल्यूशन दे विल डू इट, और जो उनके द्वारा सजेस्टेड वकील है वो करेंगे। नहीं, फिर जिसके पास पैसा नहीं है, सपोज मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा लॉयर करने का, तो मैं भूल जाऊं कि मुझे जॉब मिलेगी, मैं भूल जाऊं मैंने तैयारी की, मैंने मेहनत की। अगर कानून तो लीगल एड का वकील भी देता है, बट वो हाई कोर्ट को आवेदन करना पड़ता है उस चीज के लिए। वो भी चीजें 1-1.5 महीने में मिल जाता है वकील, अगर वो करना चाहे वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो क्या ही टिप्पणी कर सकता। तो कुल मिला के आपकी बात से ये समझ में आया है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंटेंशन की कमी है और ये इसी वजह से पॉलिटिक्स का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान देगी। और लाइफ का सवाल है, इतने कमेंट्स आते हैं और लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हम इस पर लगातार चर्चा भी करें। बहुत शुक्रिया ढोल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला। और ये कैंपेन है, कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप दर्शक भी अगर कुछ सोच रहे हैं, आपके मन में कुछ और सवाल है किसी और जॉब, किसी और भर्ती को लेकर, तो आप प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या पिछली 2 वीडियोस भी हैं उस पर भी कमेंट कर सकते हैं आप। मोस्टली वीडियोस के जो है मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पॉइंट्स बना रही हूँ, ताकि मैं अपने स्तर पर कुछ कर पाऊँ तो करूँ आप लोगों के लिए, एटलीस्ट आवाज तो उठाऊं। मैं कोशिश करूंगी सरकार की तरफ से भी लोग जुड़े और वो भी इस पर बात करें। अमूमन अभी तक उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन बीइंग एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको जरूर मुझे बताना चाहिए, ताकि मैं उस पर भी प्रोग्राम कर सकूं और कुछ और एक्सपर्ट्स आपके साथ आपके लिए लाऊं, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन आपके काम आए। आप हमारे चैनल चेक पोस्ट न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।